गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौस्नर कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग, डिफिनेशन को समझाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को सुनकर कॉपी में उतारें और समझने की कोशिश करें। ठीक है। सबसे पहले तो कुछ एक आध दूर समझिए। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होने के कारण प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होने के कारण वह अपनी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं ही कर लेता था। बहुत पहले क्या था कि मनुष्य का जो आवश्यकता बहुत कम था, बहुत ही कम था, तो वो अपना जरूरत का है, डेली रिक्वायरमेंट का जो भी गुड्स था वो स्वयं उत्पादन कर लेता था। क्योंकि उतना सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तो अपने से गुड्स को प्रोड्यूस करके जी लेता था, है ना। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती गई एवं इन आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना मुश्किल होने लगा, है ना। ये सब जो सभ्यता का विकास हुआ, तो उसमें क्या हो कि आवश्यकता जो वांट जो वो बढ़ते गया, और फैशन में भी चेंजेस आ गया, टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो गया, इसलिए वांट्स बढ़ते गया। और इस वांट्स को अपने में फुलफिल करना संभव नहीं हो पाया, है ना। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना स्वयं करना मुश्किल होने लगा। अभी वर्तमान समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं उत्पादन करने की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकता है। आज के युग में प्रत्येक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए अनुकूल परिस्थिति, श्रम, पूंजी, ज्ञान व संसाधनों का होना आवश्यक है ना। आज की डेट में हम लोग अगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सफिशियंट कैपिटल होना चाहिए। सफिशियंट कैपिटल होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, है ना। ये सभी कलेक्टिव रूप में, जो कि एक देश में संयुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हो सकते। श्रम विभाजन के युग में प्रत्येक व्यक्ति ने एक धंधे विशेष को अपना लिया एवं अपनी निर्मित वस्तुएं दूसरे को देता है तथा बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं या मुद्रा विनिमय को ग्रहण करता है। आज का युग औद्योगिक क्रांति, संचार एवं व्यावसायिक युग है। आज प्रत्येक व्यक्ति एवं देश को विनिमय की क्रिया अपनानी पड़ती है, मतलब एक्सचेंज एक्सचेंज करना है ना। एक्सचेंज का अर्थ दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐच्छिक एवं वैधानिक आदान प्रदान से होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। हिंदी इसका डेट लिखिए 21/1/2022। ठीक है, और सब्जेक्ट भी लिख दीजिए आप। सब्जेक्ट में डाल दीजिए इंटरनेशनल नेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। तो विनिमय के भी दो भाग हैं, एक्सचेंज के भी दो भाग हैं, एक बार्टर, है ना, वस्तु विनिमय। जिस प्रणाली में व्यक्ति एक दूसरे के बदले दूसरे वस्तु को स्वीकार करता है उसे अदल बदल या वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे चीनी के बदले में कपड़ा, है ना, गेहूं के बदले में बर्तन, है ना। आपस में उसमें मुद्रा का कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, है ना। हम आपको गेहूं देंगे, आप हमको चीनी दीजिए, हम चीनी देंगे, आपको गेहूं दीजिए, है ना। आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली का है, वस्तु विनिमय कहलाता है। और दूसरा है मनी एक्सचेंज, है ना। वर्तमान समय में मुद्रा विनिमय का ही प्रचलन है। यह विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है। वस्तु की कीमत मुद्रा के रूप में तय होती है ना। वस्तु की कीमत क्या है, मुद्रा के रूप में तय होती है। मुद्रा देकर, मनी पेमेंट करके हम लोग गुड्स और क्या कमोडिटी गुड्स प्राप्त करते हैं, है ना। मुद्रा मुद्रा देकर वस्तुएं एवं सेवाओं को प्राप्त किया जाता है। सर्विस जो हम रिसीव करते हैं, तो उसमें हम पैसा देते हैं उसको। ठीक है, जैसे यात्रा करते समय बस का किराया, यात्रा कर रहे हैं, बस में आप बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या देते हैं, मनी देते हैं। वॉशिंग मशीन का भुगतान करना है तो आप मुद्रा देते हैं। फ्रिज परचेज करते हैं तो मुद्रा देते हैं, है ना। अब आइए आप इसमें छोटा सा लाइन लिखिए, मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या है
मीनिंग ऑफ बिजनेस में आप लिखिए मीनिंग ऑफ बिजनेस, मीनिंग मीनिंग ऑफ बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, मीनिंग ऑफ बिजनेस को लिखिए, या बिजनेस को ऐसा कीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काटिए, बिजनेस को ऐसे, बिजनेस के बारे में ऐसा मत कीजिए बहुत बड़ा, क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस में ऐसा लिखिए, बिजनेस लिखिए, ऐसे लिखिए, बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस में बी डिफाइंड, business may be defined, business may be defined as an economic activity, business may be defined as an as an economic activities, business may be defined as an economic activity, business may be defined as an economic activity which involves which involves which involves, business may be defined as an economic activity which involves hmm, regular production, regular production and exchange of goods, exchange of exchange of goods and services, and services with the main purpose, with the main purposes, with the main purposes of earning profits, Hmm. earning profits, earning profits, okay, through through the satisfaction, through the satisfaction through the satisfaction through the satisfaction of human wants, of human wants, ह्यूमन वॉन्ट्स, ये हो गया इसका डिफिनेशन, थोड़ा सा लिख दिए हैं। बिजनेस यानी कि बिजनेस दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य हुआ विनिमय या क्रय विक्रय जो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया विनिमय व्यापार कहलाता है ना। यानी बिजनेस जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जाता है, यानी क्रय विक्रय, और यह जो विनिमय वस्तु का जो आदान प्रदान होता है, इसमें जो पर्पस क्या होता है, लाभ कमाना है। और लाभ कमाना है, तो लाभ कमाना है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई कार्य को व्यवसाय कहते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य को व्यवसाय कहते हैं। अब आप लोग एक हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पर लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का भी क्लासिफिकेशन है, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, है ना। अब इसको इस लेटर से लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, पब्लिक ट्रेड, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस पब्लिक ट्रेड। ठीक है, तो पहला लिखिए
घरेलू, यहाँ लिखिए, एक होता है डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस, डी, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस में ये तीन तरह, डोमेस्टिक बिजनेस भी तीन तरह का होता है। डोमेस्टिक बिजनेस भी तीन तरह का होता है। ठीक है, इसमें पहला लिखिए, डोमेस्टिक बिजनेस पहला लिखिए, पहला है लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेस। और दूसरा जो होता है, एक लोकल बिजनेस होता है, दूसरा है आपका दूसरा रीजनल, रीजनल बिजनेस, रीजनल बिजनेस। और तीसरा जो होता है इंटर, इंटर रीजनल, रीजनल, इंटर रीजनल, इंटर रीजनल, इंटर रीजनल बिजनेस, इंटरनेशनल, इंटर रीजनल बिजनेस। ये हो गया आपका ये घरेलू व्यवसाय, है ना। डोमेस्टिक बिजनेस भी तीन तरह का होता है, घरेलू, घरेलू व्यवसाय भी तीन तरह का होता है। पहला क्या है, लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेस मतलब स्थानीय व्यवसाय, स्थानीय व्यवसाय। दूसरा रीजनल बिजनेस मतलब क्षेत्रीय व्यवसाय। और एक इंटर, अंतर क्षेत्रीय व्यवसाय। ठीक है। अब आइए, और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, विदेशी, फॉरेन, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस लिखिए, इंटरनेशनल, वो देते हैं इस कलर से, इंटरनेशनल बिजनेस ना, इंटरनेशनल, नेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के भी टाइप्स हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस के टाइप्स लिखिए, 1 नंबर, इंपोर्ट बिजनेस, 1 नंबर, इंपोर्ट बिजनेस, इंपोर्ट बिजनेस। नंबर 2 लिखिए, एक्सपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस। नंबर 3 लिखिए, री एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस को भी, का भी तीन तरह बता दिए। अब आप लोग को मैं आपको समझाना चाहता हूँ लोकल बिजनेस क्या है। लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेस इसको समझा रहा हूँ, देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि लोकल बिजनेस किसको कहते हैं। ये लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेस किसको कहते हैं, ये टॉपिक बता रहा हूँ, देखिए। हाँ, तो लोकल बिजनेस क्या होता है, एक ही गांव या शहर के भीतर किया जाता है लोकल बिजनेस, है ना। स्थानीय व्यापार जो है एक गांव के अंदर या एक शहर के भीतर या एक मोहल्ला के अंतर्गत किया जाता है, उसको कहते हैं लोकल बिजनेस, है ना, यानी स्थानीय व्यवसाय। रीजनल बिजनेस किसको कहते हैं, यह व्यापार एक ही प्रांत या क्षेत्र की सीमा में किया जाता है। यह व्यापार एक ही प्रांत या क्षेत्र की सीमा में किया जाता है। और इंटर रीजनल बिजनेस किसको कहते हैं, तो उसके बारे में एक आध लाइन सुन लीजिए। यह व्यापार राज्यों के बीच, है ना, यह व्यापार राज्यों के बीच किया जाता है। जैसे राजस्थान और आगरा, झारखंड और बिहार के बीच में व्यापार किया गया, राजस्थान और आगरा के बीच में जो व्यापार हुआ उसको कहेंगे इंटर रीजनल बिजनेस। या झारखंड और बिहार के बीच में जो व्यापार किया गया उसको क्या कहेंगे, इंटर रीजनल बिजनेस कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया बात। अब आइए, ये तीनों बता दिए, है ना। अब इसको ही बताएंगे, पोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस, री एक्सपोर्ट बिजनेस भी बताएंगे, तो थोड़ा सा सुनिए। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में कुछ एक आध दो लाइन सुन लीजिए।
बढ़िया से। दो, इंटरनेशनल बिजनेस को समझा रहा हूं, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय तथा आदान प्रदान ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहलाता है। इंटरनेशनल बिजनेस का किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में वस्तुओं, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय, ठीक है, तथा आदान प्रदान ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहलाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहलाने के लिए दो दो देशों के बीच में व्यापार होता है आपसी समझौते के आधार पर, है ना। ठीक है। और उसके बाद आप समझ जाइए, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने लिखा है इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड को भी समझ जाइए। इंपोर्ट ट्रेड मतलब, है ना, आयात करना, आयात व्यवसाय के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए ये जो है इंपोर्ट बिजनेस, इंपोर्ट बिजनेस को बता रहा हूँ, इंपोर्ट बिजनेस। ठीक है। अभी देखिए, जब एक देश, इंपोर्ट बिजनेस को समझा रहा हूँ, जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल क्रय करता है, तब ऐसा व्यापार माल क्रय करने वाले देश के लिए आयात व्यापार होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारियों से माल क्रय करता है, तब ऐसा व्यापार माल क्रय करने वाले देश के लिए आयात व्यापार कहलाता है, इंपोर्ट बिजनेस कहलाता है। यानी एक देश का व्यापारी, है ना, बिजनेस ट्रेडर जो है, दूसरे देश के व्यापारी से गुड्स परचेज करता है और अपने देश मंगाता है। जैसे मान लो कि इंडिया अमेरिका से गुड्स परचेज करके मंगाता है, तो वो इंपोर्ट हो गया, और रॉ मटेरियल को मंगा रहा है, कोई भी टीवी सेट्स मंगा रहा है, मोबाइल मंगा रहा है ना, यहाँ निर्मित, इंपोर्ट के लिए कि वह गुड्स जो है वो अपने देश में नहीं बना, दूसरे देश से बनकर आया है ना, दूसरे देश से हम क्रय किए, उसको इंपोर्ट बिजनेस कहते हैं। ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट आओ, एक्सपोर्ट बिजनेस। अभी इसमें आओ, ये जो है ना इंपोर्ट खत्म हो गया, अब एक्सपोर्ट बिजनेस में आओ। एक्सपोर्ट बिजनेस किसको कहते हैं, है ना, जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करता है। इंपोर्ट बिजनेस में परचेज का कॉन्सेप्ट आया, एक्सपोर्ट बिजनेस में सेल्स का कॉन्सेप्ट आया, है ना। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करता है, तो ऐसे व्यापार माल का विक्रय करने वाले देश के लिए निर्यात व्यापार होता है ना। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करता है, तो ऐसा व्यापार माल का विक्रय करने वाले देश के लिए, जो देश माल का विक्रय करता है, उसके लिए निर्यात व्यापार होता है। जैसे मान लो क्या, भारत जो है, भारत भी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है ना, दूसरे देश को बेच रहा है। भारत जो है अमेरिका को माल बेच रहा है ना, सेल कर रहा है, तो ये कहलाएगा एक्सपोर्ट। और भारत अगर दूसरे देश से गुड्स परचेज करता है, तो वो हो गया, अपने देश में मंगाता है तो इंपोर्ट हो गया। ठीक है ना। अब लिखो इंट्री पोर्ट, थर्ड वाला पॉइंट, ये जो है थर्ड वाला पॉइंट, इन इंट्री पोर्ट, री एक्सपोर्ट बिजनेस भी कहते हैं इसको, या और इसको यहाँ पर ऐसा कर दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कर दो इंट्री पोर्ट बिजनेस, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। इंट्री पोर्ट, ENTREPOT, इंट्री पोर्ट ट्रेड, ये भी समझ लो एक ही बात हुआ। ठीक है, इंट्री पोर्ट ट्रेड, तो ऐसा व्यापार जिसमें विदेशों से माल का आयात, उसी माल को देश को, ऐसा व्यापार जिसमें विदेशों से माल का आयात किया जाता है, उसी माल को दूसरे देश को निर्यात किया जाता है, उसे पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं, है ना। ठीक है। जैसे कि ऐसा व्यापार जिसमें विदेश से माल आयात किया गया, मंगाया गया, और फिर वही माल को दूसरे देश को निर्यात कर दिया गया, समझा। तो ऐसे व्यापार को री एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। हम भारत से, अमेरिका से मंगाए और गुड्स, और उस गुड्स को फिर दूसरे देश को हम एक्सपोर्ट कर दिए, बेच दिए। ठीक है ना, उसको री एक्सपोर्ट कहते हैं। अब आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस का कुछ डिफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है। डिफिनेशन, डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल, डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल
बिजनेस, डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, डिफिनेशन लिख लीजिए। बिजनेस, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाए थे, तो फिर से मैं बोला कि नहीं ठीक है, इसको डिफिनेशन वगैरह लिखा देंगे। लिखिए डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, छोटा छोटा डिफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, तो एक विद्वान का है डिफिनेशन लिखिए। इसको ब्लैक पेंसिल, द आर्ट एंड साइंस, द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिएटिंग, the art of science, the art of science of creating customers abroad, abroad, ये हो गया, इस कॉल्ड इंटरनेशनल। ये परिभाषा जो दिया गया था, ये पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया था। पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर, पीटर, पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया था यह डिफिनेशन। इसको लिख लीजिए, छोटा डिफिनेशन है। दूसरे देश से, है ना, गुड्स द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिएटिंग कस्टमर, कस्टमर बनाने का एक तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, दूसरा लिखिए, ये भी लिख लीजिए, एक और डिफिनेशन लिखिए, छोटा छोटा है डिफिनेशन। लिखिए इंटरनेशनल ट्रेड, लिखिए फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन और, फॉरेन और, यहाँ पर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा डाल दीजिए, फॉरेन और इंटरनेशनल, इंटर इंटरनेशनल, फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड इज इज फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड इज ए ट्रेड बिटवीन नेशंस, बिटवीन, फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड इज ए ट्रेड बिटवीन, बिटवीन फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड इज ए ट्रेड बिटवीन नेशंस, बिटवीन नेशंस, नेशंस, बिटवीन नेशंस। ठीक है, बिटवीन नेशंस, बिटवीन नेशंस, बिटवीन नेशंस, बिटवीन नेशंस। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था डिफिनेशन, उसको भी लिख दीजिए। अनाटोल, अनाटोल मुराद। एम को कैपिटल बनाना होगा, एम कैपिटल। ठीक है, तो इस दो डिफिनेशन मैंने आपको लिखा है, एक और डिफिनेशन लिख लीजिए, एक और डिफिनेशन, क्योंकि डिफिनेशन से बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंटरनेशनल बिजनेस का। देखिए इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स द ट्रेड, द ट्रेड which is spread, which is spread beyond
beyond the boundaries. Country. यह परिभाषा स्टेप्सन के द्वारा दी गई थी, स्टेप्सन। STEPHEN, स्टेप्सन, ठीक है। ये परिभाषा दिया गया था। अब इसका कंक्लूजन लिख दीजिए, यहाँ पर कंक्लूजन लिख दीजिए। कंक्लूजन, कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखिए, केवल डिफिनेशन से क्या पता चला, देखिए। the international business, the international business, the international business, the international business is the process, is the international business is the process. International business is the process of utilizing the world resources, the world resources with the objective, with the objectives of doing global business, of doing global business in the midst of threats and opportunities as environments in different countries, different countries will be varied, तो ये हो गया उसका डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। अब आप लोग इसको मिटा देते हैं, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कि डोमेस्टिक, चलिए इसको मिटा देते हैं। मिटाने में थोड़ा टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स। ये वीडियो को सुनकर कॉपी में उतारे और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आइकन बेल को दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का
बनाया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। तो टॉपिक यही रखिएगा अभी, सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज बिटवीन बिटवीन इंटरनल इंटरनल ऑब्लिक, समानताएं हैं दोनों में, डोमेस्टिक डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक। इसका हिंदी क्या हो गया? इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्लिक बिजनेस। इसका यही हुआ हिंदी, आंतरिक ऑब्लिक घरेलू, है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय में समानताएं। ठीक है। तो सबसे पहला जो समानताएं है उसका पॉइंट लिख लीजिए, खाली पॉइंट ही लिखिए, बाकी तो आपको समझ के लिखना है। ठीक है। पहला जो समानताएं हैं, पहला है एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड exchange of goods and and services, exchange of goods and services। अब सुनिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग। आंतरिक मतलब इंटरनल, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के व्यापारों में वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय होता है ना। इंटरनल ट्रेड होता है और इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों ही तरह का व्यापार में वस्तु का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। मुद्रा तो केवल माध्यम का कार्य करती है, मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय सरल हो जाता है। यानी कि इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों ही में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है, और मुद्रा एक माध्यम के रूप में काम करता है, मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। अब मुद्रा के माध्यम से वस्तु और सेवाओं का विनिमय जो है, एक्सचेंज जो होता है, वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है? ऑप्शनल ट्रांजेक्शंस, ऑप्शनल ट्रांजेक्शंस, ऑप्शनल ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन। ठीक है। ऑप्शनल ट्रांजेक्शन, इसका हिंदी क्या हुआ? ऐच्छिक सौदा, है ना। इसका हिंदी क्या हुआ? ऐच्छिक सौदा। पहले वाला जो लिखवाया था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसका हिंदी हुआ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। पहला वाला का एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस का हिंदी क्या हुआ? वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। और नंबर 2 पॉइंट जो है ऑप्शनल ट्रांजेक्शन, उसका हिंदी है ऐच्छिक सौदा। अब इसको सुनिए एक आध दो लाइन, है ना। व्यापार हमेशा ही ऐच्छिक होता है, पहला बात, चाहे वह व्यापार, चाहे वह आंतरिक व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, है ना। ठीक है। तो सरकार चाहे तो कुछ वस्तुओं के व्यापार को निषेध कर सकती है ना, अथवा किसी विशेष प्रकार का प्रतिबंध लगा सकती है, परंतु वह व्यापारी को किसी प्रकार की वस्तु खरीदने के लिए विवश नहीं कर सकती है। लोग विदेशी वस्तुएं तभी खरीदते हैं जबकि उनमें इसके लिए इच्छा होती है। यानी इच्छा होना जरूरी है, इच्छा होना जरूरी है। गुड्स को हम तब कब परचेज करते हैं? जब हम उस जब हमारे में वो गुड्स परचेज करने की इच्छा होती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी आंतरिक व्यापार की भांति ऐच्छिक सौदों के द्वारा ही उत्पन्न होता है। फिर से मैं एक बार दोबारा आपको पढ़ देता हूं, मैंने नोट्स बनाया, सुनिएगा। व्यापार हमेशा ही ऐच्छिक होता है, व्यापार जो है हमेशा इच्छा पर होता है ना, ऐच्छिक होता है, चाहे वह आंतरिक व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। सरकार चाहे तो कुछ वस्तुओं के व्यापार को निषेध कर सकती है अथवा किसी विशेष प्रकार पर प्रतिबंध लगा सकती है, परंतु वह व्यापारियों को किस प्रकार की वस्तुएं खरीदने के लिए विवश, और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की वस्तु खरीदने के लिए विवश विवश नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती है। लोग विदेशी वस्तुएं तभी खरीदते हैं जब उनमें इसके लिए इच्छा होती है ना। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी आंतरिक व्यापार की भांति ऐच्छिक सौदों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। थर्ड पॉइंट लिखिए। हम्म
टू पार्टीज, ये भी सही बात है, टू पार्टीज, टू पार्टीज। तो टू पार्टीज है, उसको भी दो लाइन सुन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय एवं आंतरिक दोनों ही व्यापारों में दो पक्ष होते हैं। चाहे वो आंतरिक व्यापार कर रहे हो वहां भी दो पार्टीज होगा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हो वहां भी दो पार्टीज होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये पक्ष राष्ट्र होते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये पक्ष क्या होते हैं, राष्ट्र होते हैं, दो नेशन के बीच में किया जाता है। जबकि आंतरिक व्यापार में ये पक्ष व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ जो आंतरिक व्यापार में दो व्यक्तियों के बीच में लेन देन होता है, दो बिजनेसमैन के बीच में होता है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में जो टू पार्टीज होते हैं वो देश होते हैं, नेशंस होते हैं, है ना। अम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ये पक्ष व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु ये अलग अलग राष्ट्रों में रहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ये पक्ष व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु ये अलग अलग राष्ट्रों में रहते हैं। इस प्रकार जब सरकार स्वयं वस्तुओं का आयात अथवा निर्यात करती है तो ऐसे समय में भी यह व्यापारी की तरह ही कार्य करती है, ठीक है। अब चौथा नंबर में आइए, 4 नंबर में, इस मंथ 4 नंबर पॉइंट लिखिए आप। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार विशिष्टीकरण है, जो श्रम विभाजन का परिणाम है। एक देश में जब एक राज्य किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है तो देश के अन्य राज्य उस वस्तु का उत्पादन ना करके उसी राज्य में उस वस्तु को खरीद देते हैं। फिर से सुन लीजिएगा। आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार विशिष्टीकरण है, स्पेशलाइजेशन है, जो श्रम विभाजन का परिणाम है। एक देश में जब एक राज्य किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है तो देश के अन्य राज्य उस वस्तु का उत्पादन ना करके उसी राज्य में उस वस्तु को खरीद देते हैं। इसी कारण विभिन्न देश जब किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है तो वहां से वह वस्तु अन्य देशों के को जाने लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा, कॉस्ट। 5 लिखिए, कॉस्ट। आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का उद्देश्य कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करना है ना। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। आंतरिक व्यापार भी जो किया जाता है एक बिजनेसमैन के द्वारा, तो वो वही वस्तु का जो प्रोडक्ट किया जाता है उसका लागत कम होना चाहिए, है ना। आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का उद्देश्य कम लागत पर, सॉरी, कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करना है। कम लागत पर, अधिक लागत पर लागत अधिक हो जाएगा वस्तु का ना, तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा मार्केट में, है ना। तो किसी आंतरिक व्यापार में भी व्यापारी चाहता है कि वस्तु का लागत, उत्पादन कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी जो प्रोड्यूसर होता है वो चाहता है कि वस्तु का जो कॉस्ट है वो कम रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर लिखिए। बेनिफिट्स टू बोथ पार्टीज, बेनिफिट्स टू बोथ पार्टीज, बेनिफिट्स टू बोथ पार्टीज, दोनों पक्षों को लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व आंतरिक व्यापार दोनों ही व्यापारों में दोनों को लाभ होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों ही राष्ट्र अथवा पक्ष अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का आयात करते हैं। एक आयात करेगा, दूसरा की निर्यात होगा, और दोनों को लाभ होता है। आयात करने वाले को भी लाभ होता है और निर्यात करने वाले को भी लाभ होता है, यानी कि हाँ, दोनों को लाभ होता है, और दूसरे की आवश्यकता की वस्तु का निर्यात करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 7 नंबर, 7 नंबर, है ना। सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस, सोशल एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल रिलेशन। ये एक पॉइंट हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशन। एक ही देश में जब विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारी व्यापार करते हैं तो उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बनते हैं। ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण भी जब दो देश एक दूसरे के समीप आते, नजदीक आते हैं, तो उनमें भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बनते हैं। कई उदाहरण तो ऐसे मिलते हैं जिनमें व्यापारिक संबंध होने पर स्वतः ही राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए।
भारत और ताइवान का उदाहरण इस प्रकार ले सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक और राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक अंतर नहीं है, इसलिए मौलिक अंतर नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा आप लोग। ये तो हो गया सिमिलरिटीज लिखे, अब लिखिए डिसिमिलरिटीज लिखिए। ये खत्म हो गया टॉपिक। अब लिखिए डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज बिटवीन बिटवीन डोमेस्टिक डोमेस्टिक ओब्लिक इंटर इंटर रीजनल इंटर रीजनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। डिसिमिलरिटीज इसको अंडरलाइन कर देते हैं। चलिए इसका पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, लैक ऑफ लैक ऑफ मोबिलिटी मोबिलिटी ऑफ एक्टर्स एक्टर्स। पहला पॉइंट। इसका हिंदी हुआ साधनों की गतिशीलता का अभाव। दूसरा पॉइंट लिखिए, नंबर टू लिखिए लैक ऑफ डिफरेंट 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 नेशनल पॉलिसीज नेशनल पॉलिसीज। दो हो गया। तीसरा लिखिए सेपरेशन ऑफ मार्केट्स सेपरेशन ऑफ मार्केट्स सेपरेशन ऑफ मार्केट्स सेपरेशन ऑफ मार्केट्स। सेपरेशन ऑफ मार्केट्स। चौथा डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स डिफरेंट पॉलिटिकल डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स। ठीक है, चार हो गया। पांचवा लिखिए डिफरेंट सोशल एंड ट्रेड कस्टमर डिफरेंट एंड एंड ट्रेड एंड ट्रेड कस्टम्स। कस्टम्स। छठा है ट्रेड एंड एक्सचेंज कंट्रोल। 7 नंबर पॉइंट लिखिए डिफरेंट इन सिस्टम डिफरेंट इन मॉनेटरी सिस्टम। लिख लिए आप लोग।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, 7 हो गया ना, 8वां लिखिए, 8 नंबर। डिफरेंस इन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंस इन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस। और 9 नंबर लिखिए, पॉइंट 9 नंबर में डिफरेंस, डिफरेंस इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स। 10वां लिखिए, प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट लिखिए। 11 नंबर लिखिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए, इतना पॉइंट है। डिसिमिलरिटीज, अब आइए हम लोग इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। ये है इसका जो, यहाँ से मैं जो ये लिखा हुआ देखिए, ये जो लिखा हुआ डिसिमिलरिटीज बिटवीन डोमेस्टिक इंटर रीजनल ट्रेड वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड, इसी को मैं समझा रहा हूँ। इसका हिंदी क्या हुआ? घरेलू अंतर्क्षेत्रीय, घरेलू या अंतर्क्षेत्रीय व्यापार बनाम अंतर्राष्ट्रीय विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार में असमानताएं। असमानताएं क्या है ना? तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखवाया था, पहला पॉइंट क्या है? लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। ये पॉइंट पहला नंबर 1 है, लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इसका हिंदी क्या हुआ, है ना? तो साधनों की गतिशीलता का अभाव, है ना? देखिए, बहुत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता का प्रमुख कारण उत्पादन के साधनों का विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अगतिशील होना। उत्पादन के साधन एक देश से दूसरे देश को जाने की अपेक्षा एक देश में ही, एक ही भाग में दूसरे भाग को अधिक सुगमता से आ जा सकते हैं, परंतु विभिन्न राष्ट्रों के मध्य उत्पादन साधनों में गतिशीलता में अनेक बाधाएं आती है। भाषा का बाधा आता है, धर्म का, जाति का, संस्कृति आदि भी भिन्नताओं के कारण राष्ट्रों के मध्य उत्पादन के साधन गतिशील नहीं होते, है ना? और गतिशीलता के अभाव में इनकी कीमतें भी असमान रहती है। ठीक है, इस प्रकार आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नता होती है। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं। इंटरनल में तो हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल में नहीं होता, इंटरनेशनल में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज। ठीक है, तो प्रत्येक देश अपनी आंतरिक व्यवस्था में दूसरे देश का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता, है ना? प्रत्येक देश अपनी आंतरिक व्यवस्था में दूसरे देश का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है। अपनी राष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करता है। राष्ट्रीय नीति के क्षेत्र में सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, बैंकिंग नीति, टैक्सेशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फीस, है ना, सामाजिक बीमा, मजदूरी का नियम, शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिमय व मौद्रिक नीतियां आती है। साधारणतः एक देश के विभिन्न राज्यों में ये नीतियां समान होती है। समान, साधारणतः एक देश में विभिन्न राज्यों में ये नीतियां क्या होती है? समान होती है, मतलब एक ही तरह का होता है। जबकि दोनों देश के, दो देशों के बीच में अलग अलग ये
पॉलिसीज होते हैं। ठीक है, एक देश में जो होता है उसका जो नेशनल पॉलिसी जो है वो मिलता है, तो व्यापार करने में कोई समान दिक्कत नहीं होती। लेकिन फॉरेन इंटरनेशनल में क्या होता है, दोनों देश का जो पॉलिसीज होता है वो अलग अलग होता है ना। थर्ड में लिखिए, थर्ड पॉइंट ये सेपरेशन ऑफ मार्केट लिखिए, है ना। सेपरेशन ऑफ मार्केट को समझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच भौगोलिक दूरी के अतिरिक्त भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, आदत, रुचि, माप और तौल, बिक्री की शर्तों आदि के संबंध में अंतर पाया जाता है। यातायात के साधनों की तीव्र गति होने के बाद भी लंबी दूरी को तय करने में पर्याप्त समय लग जाता है। राष्ट्रीय व्यापार की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माल भेजने में अधिक समय लगता है। ठीक है ना। असमान। चौथा नंबर में आइए, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भिन्न भिन्न राजनीतिक इकाइयों के मध्य विनिमय विक्रय की क्रिया होती है, जबकि आंतरिक व्यापार में राजनीतिक इकाई एक ही होती है। वर्तमान में राष्ट्रवाद बहुत अधिक बड़े पैमाने से प्रत्येक देश ऐसा काम करता है। वर्तमान में राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद बहुत अधिक बढ़ने से प्रत्येक देश ऐसा काम करता है जिससे अपने राष्ट्र का लाभ हो, चाहे अन्य देशों को उससे हानि क्यों ना हो। राष्ट्र को लाभ होना चाहिए, चाहे अन्य देशों को उससे हानि ही क्यों ना हो। संक्षेप में, प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों के हित को विश्व के नागरिकों की तुलना में अधिक महत्व प्रदान करता है। इसी प्रकार एक देश में एक ही प्रकार के कानून लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो विभिन्न देशों में शामिल होने के कारण विभिन्न कानून लागू होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले को न केवल अपने देश के कानूनों को जानना आवश्यक होता है, बल्कि दूसरे देश के कानून भी जानना होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये अब आइए आप पांचवा नंबर, ये डिफरेंट सोशल एंड ट्रेड कस्टम्स में आइए। फिफ्थ नंबर में देखिए, इसमें आइए। जिस प्रकार विभिन्न देश की राजनीतिक इकाइयों के पृथक पृथक होने से कानून भी अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक देश में सामाजिक और व्यापारिक रीतियां भी अलग अलग होती है, बल्कि कभी कभी एक दूसरे के प्रतिकूल भी होती है। परंतु एक देश में साधारणतः सामाजिक और व्यापारिक रीतियां एक ही रहती है। सामाजिक और व्यापारिक रीतियों का प्रभाव भी व्यापार पर पड़ता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह आवश्यक होता है कि उन देशों की सामाजिक व व्यापारिक रीतियों एवं व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए जिससे व्यापारिक संबंध बनता है। इसलिए इसके बिना व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना कठिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, सिक्स नंबर में। अंतरराष्ट्रीय, इसका ये सिक्स पॉइंट है, ट्रेड एंड एक्सचेंज कंट्रोल। इसका हिंदी है व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण। व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सभी देश अपने हितों को ध्यान में रखकर विनिमय और व्यापार नियंत्रण रखते हैं, परंतु आंतरिक व्यापार में विनिमय नियंत्रण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है। सेवन नंबर में डिफरेंट इन मॉनेटरी सिस्टम। इसका हिंदी है मुद्रा प्रणाली में भिन्नता, है ना। विश्व के प्रत्येक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से अलग होती है, उसका मूल्य भी प्रत्येक देश में अलग अलग होता है। देश के भीतर लेन देन का व्यवहार एक ही प्रकार की मुद्रा से किया जाता है ना। एक देश में एक ही, जैसे यहाँ रुपया है, रुपया से हम अगर कहीं भी गुड्स परचेज करेंगे तो रुपया का आदान प्रदान होगा, है ना। तो देश के भीतर लेन देन का व्यवहार एक ही प्रकार की मुद्रा से किया जाता है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं होती है, अलग अलग मुद्रा होता है, हर देश का मुद्रा अलग अलग है ना। तो अधिक स्पष्ट शब्दों में आंतरिक व्यापार में केवल एक ही मुद्रा, है ना, अर्थात आंतरिक मुद्रा का प्रश्न उत्पन्न होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो मुद्राओं का होता है ना, प्रादुर्भाव होता है, आंतरिक मुद्रा और बाह्य मुद्रा। इस प्रकार देश के भीतर व्यवसाय में विदेशी विनिमय अर्थात एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या नहीं होती है ना, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार के संबंध में इस समस्या का अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एट नंबर, डिफरेंस इन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जिस प्रकार विभिन्न देशों में मुद्रा प्रणाली में विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंट इन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, एट नंबर पॉइंट। इसको उसका हिंदी क्या हुआ, मौद्रिक संस्थाओं में अंतर। अब उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जिस प्रकार विभिन्न देशों में मुद्रा प्रणाली में विभिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार विभिन्न देशों की मौद्रिक संस्थाओं और उनकी कार्य प्रणाली में भी अंतर होता है। ठीक है ना।
कुछ देशों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए अलग अलग संस्थाएं होती, जैसे अमेरिका और जापान में आयात निर्यात बैंक है। अन्य देशों को आंतरिक वित्त प्राप्त करने वाली मौद्रिक संस्थाएं ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त का प्रबंध करती है। इन सभी मौद्रिक संस्थाओं की साख, रोजगार, कीमत, ब्याज दर आदि नीतियों में अंतर होता है तथा इनकी कार्य पद्धति भी अलग अलग होती है। इसके विपरीत एक देश में व्यापार में सहायक मौद्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति की नीतियां प्रायः समान होती है। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट में डिफरेंस इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय, है ना, इसका हिंदी क्या हुआ? डिफरेंस इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के हिंदी लिख लीजिएगा, परिवहन की समस्या में अंतर। ठीक है, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या में भी अंतर होता है रहता है। आंतरिक व्यापार में परिवहन की समस्या आसानी से हल हो जाती है क्योंकि एक देश के अंदर सभी प्रकार के यातायात के साधन सुलभ होते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामान्यतः माल जल या वायु परिवहन द्वारा होता है ना, जाता है। माल का जो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, या तो वायु के माध्यम से या पानी जहाज के माध्यम से होता है। साथ ही लागत व जोखिम भी अधिक होती है। कई बार तो राजनीतिक कारणों से परिवहन की समस्या और बढ़ जाती है ना। जैसे नेपाल की सीमा में, उदाहरण के लिए नेपाल की सीमा भारत से लगी हुई है जो कि कृत्रिम है, अतः यदि भारत अनुमति ना दे तो नेपाल विश्व के अन्य देशों से व्यापार नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यापार की हर वस्तु भारत से होकर ही आ जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर, प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट, है ना, भुगतान की समस्या। आंतरिक व्यापार में क्रेता और विक्रेता के बीच भुगतान में सरलता होती है क्योंकि लेन देन मुद्रा में होता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या जटिल होती है क्योंकि क्रेता और विक्रेता दोनों दोनों के देशों में अलग अलग मुद्राएं चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है टर्म्स ऑफ ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार की शर्तों में बहुत जल्द परिवर्तन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार की शर्तों में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, जबकि आंतरिक व्यापार में व्यापार की शर्तें प्रायः स्थिर होती है ना। व्यापार की जो शर्त होती है इंटरनेशनल बिजनेस से बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, लेकिन इंटरनल ट्रेड में, है ना, जो घरेलू व्यापार होता है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो स्थिर रहती होता है, लेकिन बहुत लेट में होता है, धीरे धीरे होता है ना। अंतरराष्ट्रीय, नेक्स्ट पॉइंट 12 नंबर में, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, इसका हिंदी हो गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट समस्याएं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान कुछ ऐसी विशिष्ट समस्याएं उत्पन्न होती है जो कि आंतरिक व्यापार में नहीं होती। उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय तरलता, अंतरराष्ट्रीय पूंजी का आवागमन, यूरो डॉलर आदि समस्याएं हैं, संपूर्ण विश्व की समस्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट अंतर है कि आंतरिक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पर्याप्त अंतर है, और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग अलग सिद्धांत की आवश्यकता है। ठीक है, दोनों कुछ डिसिमिलरिटीज हैं। तो पहला जो पॉइंट था आप लोगों को सब लिखवा दिए, बढ़िया से इसको लिखिए वीडियो को सुनकर, है ना। ठीक है, तो आज यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे, फिर आगे हम लोग आगे इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक उसको करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकता क्यों हुई, उसका क्या कारण है, और यानी कि नीड और इम्पोर्टेंस को भी जानेंगे, नीड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और डी मेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, है ना।